तो स्वागत है आपका महासू एकेडमी सोलन में। इस वीडियो में हम आपके लिए आज का फुल मॉक टेस्ट लाए हैं। ये जो मॉक टेस्ट है वो आर्मी, अग्निवीर, डब्ल्यूएमपी और ट्रेडमैन सभी के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। समय बहुत कम है, आप अधिक से अधिक मॉक टेस्ट अटेंड करें जितना हो सके। और हमने महासू एकेडमी के जो यूट्यूब चैनल पे है वो साइंस, जीके की जो टॉपिक वाइज वीडियो है, एमसीक्यूज वो अपलोड करे हैं। अगर आपने नहीं देखे तो उसको भी जरूर चेकआउट कर ले। तो आज का हमारा मॉक टेस्ट है जिसमें पहला पार्ट यानी भाग 1 रहने वाला है सामान्य ज्ञान का। पहला प्रश्न क्या है? भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 52वें, 42वें या 61वें? तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो 1976 को है वो मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी हमारे संविधान में जोड़े गए थे। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो मौलिक कर्तव्य है वो संविधान के किस भाग में है, तो ये भाग 4 में रखे गए हैं। ये बात आपने ध्यान देनी है, भाग 4 के भी ए में रखे गए हैं। और अगर ये पूछे कि जो मौलिक कर्तव्य है किस अनुच्छेद में रखे गए हैं, किस अनुच्छेद में जोड़े गए, तो ये संविधान का जो अनुच्छेद है 51A उसमें इसको रखा गया है। और जिस समय 1976 में ये मौलिक कर्तव्य लाए गए थे उस समय इनकी संख्या कितनी थी? 10 थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, और उसमें जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो संविधान में जोड़ा गया। तो वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य इनकी संख्या 11 है, और जिस समय 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था उस समय इनकी संख्या 10 थी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, अशोक को, चंद्रगुप्त मौर्य को या हर्षवर्धन को? भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और जो समुद्रगुप्त को ये उपाधि है वो बेसेंट स्मिथ के द्वारा दी गई थी। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी या फुटबॉल? तो जो हमारा डूरंड कप है ये फुटबॉल से संबंधित है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। डूरंड कप की जो शुरुआत है वो 1888 में हुई थी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में ये पहली बार अन्नाडेल में खेला गया था, तो ये भी आपने ध्यान देना है। विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? भारत को, चीन को, क्यूबा को या ब्राजील को? तो जो विश्व का चीनी का कटोरा है वो क्यूबा है, तो ऑप्शन सी। गीत गोविंद किसकी रचना है? किसके द्वारा ये लिखी गई थी? जयदेव के द्वारा, कबीरदास के द्वारा, सूरदास के द्वारा या कालिदास के द्वारा? तो गीत गोविंद ये पुस्तक है और है किसकी? जयदेव की, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है और इनसे संबंधित जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो आपने अच्छे से तैयार करके जाना है एग्जाम से पहले। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? वियना में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में और जेनेवा में। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है, यूनेस्को है यहाँ पे, तो इसका मुख्यालय आ जाएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर, तो ऑप्शन बी। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? बाबर, शाहजहां, औरंगजेब या अकबर? फतेहपुर सिकरी जो है ये एक दरवाजा है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अकबर के द्वारा करवाया गया था। और कब करवाया गया था अगर ये पूछे तो आपने बताना है कि 1571 में करवाया गया था। आपने सुना होगा बुलंद दरवाजा जो फतेहपुर सिकरी के अंदर स्थित है, तो फतेहपुर सिकरी का भी और बुलंद दरवाजे का भी जो निर्माण है वो अकबर के द्वारा 1571 में करवाया गया था। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ था? जो मिस वर्ल्ड 2024 हुआ है उसका आयोजन भारत के किस राज्य में करवाया गया था? राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा या गुजरात? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो महाराष्ट्र होगा, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ममता बनर्जी,
शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष या जगदीप धनखड़। तो आपने ध्यान देना है कि जो नई इस समय ज्वाइनिंग हुई है, चाहे वो सीएम बने हैं यानी मुख्यमंत्री बने हैं, चाहे सेना प्रमुख बने हैं, या कैबिनेट में कोई मंत्री नया बना है, या न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है, चाहे वो आरबीआई का फिर गवर्नर हो, ये सारी की सारी जो पद है, पोस्टें है, इन सभी के अंदर वर्तमान में कौन विराजमान है, ये एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार करके जाना है। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पूछे गए हैं, तो इनका नाम क्या है? शुभेंदु अधिकारी, ऑप्शन नंबर बी। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो वायुमंडल है इसकी 5 परतें हैं, इनको 5 परतों में बांटा गया है। तो जो सबसे निचली परत है इसे कहा जाता है क्षोभमंडल, ऑप्शन नंबर बी। क्षोभमंडल क्या है? ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ये 8 से 18 किलोमीटर तक फैली हुई है और इसमें मौसम संबंधी सारी घटनाएं जैसे वर्षा हो गया, बिजली कड़कना हो गया और कोहरा वगैरह, धुंध, ये सारा का सारा जो आपको मौसम संबंधी घटनाएं मिलती है ये क्षोभमंडल के अंदर मिलती है। डांडिया रास किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? आपने लोक नृत्य का नाम ध्यान से देख लेना है। डांडिया रास कहाँ पे मनाया जाता है, ये कहाँ का लोकप्रिय है? महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या गुजरात? तो डांडिया रास जो है वो गुजरात के अंदर मनाया जाता है और ये जो विशेषकर है ये कब मनाया जाता है? नवरात्रि के समय में, नवरात्रि। तो डांडिया रास पूछा जाए, गुजरात राइट आंसर होगा। प्रसिद्ध बृहदेश्वरी मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में? तो जो बृहदेश्वर मंदिर है ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगर बात करें कि किस देवते के लिए ये प्रसिद्ध है, तो शिव के लिए ये समर्पित है और इस मंदिर का जो निर्माण है वो चोल वंश के द्वारा करवाया गया था। तो अगर ये भी पूछा जाए, बृहदेश्वर मंदिर चोल वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया था और भगवान शिव के लिए ये समर्पित है। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र यानी जो प्राइमरी सेक्टर है इकोनॉमी का, में किसे शामिल किया जाता है? अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें कौन सा इसमें से आता है? कृषि, बैंकिंग, विनिर्माण या परिवहन? तो इसका राइट आंसर होगा कृषि यानी एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, मोपला विद्रोह कब हुआ? 1920 में, 1921 में, 1922 में या 1923 में? तो जो मोपला विद्रोह है ये 1921 में हुआ था और कहाँ हुआ था ये भी आपने ध्यान देना है। मोपला विद्रोह जो हुआ था 1921 में किस राज्य में या किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से ये संबंधित है। जो केरल का मालाबार वाला क्षेत्र है इससे ये जुड़ा हुआ है। और ये था क्या? ये खिलाफत जो आंदोलन हुआ था उसके समर्थन में ये शुरू किया गया था। तो मोपाला विद्रोह 1921, केरल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? जो हमारी फंडामेंटल राइट्स है उससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 40 से 50, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 368। तो जो मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 12 से 35 है। हमारे जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल जो राइट्स है, वो आर्टिकल 12 से 35 तक वर्णित है, ये आपने ध्यान देना है। अगर अनुच्छेद 368 की बात करें तो ये संविधान का जो संशोधन है, इंपॉर्टेंट है ये, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन से ये संबंधित है। 51A की बात अभी करी, यहाँ पे क्या है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। अब कर्तव्य क्या होता है? ड्यूटी, यानी फंडामेंटल ड्यूटी। तो इन सभी बातों का भी आपने ध्यान देना है। अब इसके बाद हमारा भाग 2 यानी विज्ञान शुरू होता है। विज्ञान यानी साइंस। क्वेश्चन नंबर 16,
बीज अंकुरण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? जब बीज का अंकुरण होता है तो उसके लिए जो गैस जरूरी है कौन सी है? क्या नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है? तो बीज अंकुरण के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दी गई है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। पुष्प का नर जनन भाग कहलाता है, जो पुरुष का नर जनन भाग है वो क्या कहलाता है? ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन है बॉटनी से संबंधित है और लास्ट टाइम बहुत पूछे जा रहे थे। तो पुष्प का जो नर जनन अंग है वो कौन सा है? अंडक, पुंकेसर, वर्तिकाग्र या अंडाशय? तो ये पुंकेसर है जो मेल पार्ट है, पुष्प का जो मेल पार्ट है यानी नर जननांग कहलाता है वो पुंकेसर कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। मानव में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो मानव में निषेचन कहाँ होता है? योनि में, गर्भाशय में, फिलोपियन ट्यूब में या अंडाशय में? तो फिलोपियन ट्यूब इसका राइट आंसर होगा। जो फिलोपियन ट्यूब है इसमें मानव में निषेचन होता है यानी फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। खाद्य श्रृंखला यानी जो फूड चेन है, खाद्य श्रृंखला में प्रथम उत्पादक कौन होता है? शाकाहारी, अपघटक, मांसाहारी या हरे पौधे? तो जो प्राथमिक उत्पादक में आते हैं वो हरे पौधे आते हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स रोग के टीके का विकास किसने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, रॉबर्ट काख ने या लुई पास्चर ने? तो जो चेचक का टीका है यानी स्मॉल पॉक्स का जो टीका है वो एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया था। और कब खोजा गया था बात करें तो 1796 के अंदर खोजा गया था, 1796। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? पानी में डूबी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? अगर कोई चीज, ये मान के चलो कि ये यहाँ पे पानी है और इसके अंदर जो ये वस्तु है ये डूब रही है। अब एक बल है जो इसको ऊपर की ओर ले जाएगा। अब ये नीचे की ओर डूब रही है तो एक बल है जो इसे ऊपर की ओर धक्का देगा। उस बल को क्या कहा जाता है? घर्षण बल, गुरुत्व बल, उत्प्लावन बल या चुंबकीय बल? तो उत्प्लावन बल इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। एक वस्तु वृत्तीय पथ पर गति कर रही है तो इसका त्वरण होगा। ऐसे कोई चीज है जो वृत्ताकार पथ पर ऐसे गति कर रही है तो इसका त्वरण कहाँ की ओर लगेगा? तो ध्यान देना है, केंद्र की ओर होगा, बाहर की ओर होगा, स्पर्श रेखा दिशा में होगा या शून्य होगा? तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर ऐसे घूमती है तो केंद्र की ओर उसका जो त्वरण है वो होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। फ्यूज तार किस धातु का बना होता है? टिन, शीशा मिश्र धातु का, तांबे का, लोहे का या एल्यूमिनियम का? तो जो फ्यूज तार है, विद्युत फ्यूज होता है उसका जो धातु है वो Sn+Pb इस मिश्र धातु का बना होता है। तो Sn मतलब टिन, Pb मतलब शीशा। तो किसका होता है? लेड और टिन का होता है। तो ये भी आपने ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर ए। एक वस्तु विराम अवस्था में है, न्यूटन के किस नियम के अनुसार वह विराम में ही रहेगी जब तक बाहरी बल ना लगाया जाए? तो ये आपने ध्यान देना है कि ये मान के चलो कि ये कोई वस्तु है, ये कोई यहाँ पे वस्तु है, एक वस्तु विराम अवस्था में रहेगी, बिल्कुल ये विराम अवस्था में ही रहेगी। न्यूटन के किस नियम के अनुसार वह विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक बाहरी बल उसके ऊपर काम ना करे? तो न्यूटन ने अपने पहले नियम में क्या कहा था कि अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, रुकी हुई मतलब विराम अवस्था में, और अगर कोई वस्तु गतिज अवस्था में है तो वो गतिज ही अवस्था में रहेगी जब तक उसके ऊपर बाहरी बल कार्य ना करे। तो ये क्या है? न्यूटन का प्रथम नियम, यानी न्यूटन ने पहले नियम में कहा था कि कोई वस्तु चली हुई है चली हुई रहेगी, कोई रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी। कब तक? जब तक बाहरी बल उसके ऊपर
कार्य ना करे। तो ये न्यूटन के नियम है, और न्यूटन के जो पहले नियम को है वो क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम। जड़त्व यानी लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम पहले को कहा जाता है। दर्पण का वह प्रकार कौन सा है जो सदैव सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है? समतल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण? ध्यान से देना है। इसका जो आंसर है आपने अच्छे से देना है, गलत मत करना। इसका जो आंसर होगा उत्तल दर्पण यानी ऑप्शन नंबर सी। आपने देखा होगा कि जो गाड़ी है उससे पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो शीशा होता है जिससे पीछे का दृश्य देखा जाता है वो उत्तल दर्पण होता है। तो ये भी पूछा जाता है जो मैंने अभी आपको बताया, और यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अमोनिया का सूत्र क्या है? NO2, NH4, N2O या HN3? NH3 सॉरी, NH3। तो अमोनिया का सूत्र क्या है ये आपने बताना है, और आप सभी को पता है कि जो NH3 है वो अमोनिया का सूत्र है। तो NH3 कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर डी में NH3, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। किस तत्व को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? हाइड्रोजन को, क्लोरीन को, ऑक्सीजन को या नाइट्रोजन को? तो भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। कार्बन का कौन सा अप्रूव विद्युत का कुचालक होता है? ग्रेफाइट, फुलरिन, हीरा या कोयला? तो कार्बन का जो अप्रूफ है, दो अप्रूफ होते हैं कार्बन के, एक होता है हीरा और एक होता है ग्रेफाइट। और ये जो दोनों के दोनों हैं, हीरा ग्रेफाइट, ये अधातु है, क्योंकि कार्बन खुद एक अधातु है। तो जो इसके अप्रूफ है हीरा और ग्रेफाइट, ये दोनों के दोनों अधातु है। अब जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का क्या है? सुचालक है। अब आप खुद ही देखो, अगर ये सुचालक है तो ये क्या होगा? विद्युत का कुचालक। तो इसका राइट आंसर होगा हीरा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक विरंजक चूर्ण है? NaCl, CaCO3, CaOCl2 या Na2CO3? तो आपने ध्यान देना है, जो विरंजक चूर्ण का सूत्र है वो होता है CaOCl2। तो CaOCl2 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है? इसमें से कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जिससे ऊष्मा निकलती है? अपघटन, ऊष्माक्षोषी, विस्थापन या ऊष्माक्षेपी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यहाँ पे जीके और जो साइंस है उसके 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। इसके बाद हमारा मैथ वाला सेशन है। तो आप क्या करोगे? अपने पास नोटबुक निकालोगे जिसमें हम जो ये हमारा सेशन है, ताकि इसको डिटेल में हम कर सके। फुल में यहाँ पे मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन दूंगा, तो आपने ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? 640 का 25% कितना होगा? अब यहाँ पे ये 640 है, का मतलब गुणा होता है, और आपने इसका कितना निकालना है? 25% निकालना है कि किसके बराबर होगा। तो 640 गुणा 25, जब आप प्रतिशत हटाते हो तो बटे में 100 लगता है। 25 से कम 25 और 25 चौका 100। अब हम यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे। 4 एकम 4, यहाँ पे 4 एकम 4, 2 बचे, 4 छिके 24, और वापस कितना बचा? 0 बचा, यानी 160 हमारे पास कैंसिल आउट हो गया 160, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, एक ट्रेन 4 घंटे में 240 किलोमीटर चलती है, उसकी गति क्या होगी? तो हमने गति निकालना है। गति का मतलब क्या होता है? चाल। गति का मतलब है चाल, और चाल क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है? जिसके पीछे किलोमीटर लगा हो वो दूरी है, तो दूरी है हमारी 240 किलोमीटर। और जो समय है वो 4 घंटे है, 4 आवर। 4 एकम 4 और 4 छिके 24 और 0 की 0, तो कितना आया? 60 किलोमीटर पर आवर। अब 60 किलोमीटर पर आवर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में।
क्वेश्चन नंबर 33, 6 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो 4 आदमी वही कार्य कितने दिन में करेंगे? MDH लगा, M1 है, D1 है, यहाँ पे M2 दिया है और D2 हमने निकालना है। तो M2 मतलब पहले यहाँ पे M1 की वैल्यू पहली होगी तो 6 है, दिन पहली बार तो ये D1 है, कितना हुआ 12, दोबारा आदमी दिए है 4 तो ये M2 की वैल्यू है, ये M2 है और D2 हमने निकालना है। 4 एकम 4 और 4 तिये 12 आमने सामने कटता है तो 4 एकम 4, 4 तिये 12 और 6 तिये कितना आया 18 बराबर है D2। तो D2 की वैल्यू कितनी आई 18, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34, यदि A अनुपात B 2:5 है तथा B अनुपात C 3:4 हो तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा? वैल्यू डालनी है A अनुपात B अनुपात C की। A की वैल्यू 2 दी है और जो B की वैल्यू है वो 5 दी है, B की वैल्यू 3 दी है और जो C की वैल्यू है वो 4 दी है। अब यहाँ पे हमारे पास जो ब्लैंक स्पेस है सामने वाली वैल्यू भरनी है। खाली स्थान के सामने 5 है तो यहाँ पे हमने 5 कर दिया, यहाँ खाली स्थान के सामने 3 है तो यहाँ पे 3 कर दिया। अब यहाँ पे इनटू हमने कर देना है, 3 दूना 6, 3 पंजे 15 और 5 चौका 20। अब हमने ये चीज देखनी है कि क्या ये कैंसिल आउट होता है किसी एक ही संख्या से। अगर किसी एक ही नंबर से ये कट जाए तो रेशो छोटी करनी है, अगर एक ही संख्या से ना कटे तो आंसर फिर यही होता है। तो ये किसी भी संख्या से एक ही साथ ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, 2000 रुपए पर 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो हमने साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज क्या होता है? जो यहाँ पे क्वेश्चन रखे गए हैं अगर आप इसी पैटर्न पे क्वेश्चन करते हो तो आपको गारंटी देता हूं 10 से 12 आपके फाइनल में सही होने वाले हैं। साधारण ब्याज पूछा जाता है, सब करके जाओ। साधारण ब्याज का फॉर्मूला और साधारण ब्याज किस हिसाब से निकालते हैं इसको सीख के जाओ, एज इट इज आपके लिए आने वाला है। वैल्यू चेंज होगी लेकिन करने का तरीका चेंज नहीं होगा। साधारण ब्याज पूछा गया है, साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये साधारण ब्याज होता है। अब स्टार्टिंग वाला पैसा मूलधन है तो मूलधन कितना है 2000, जो दर है वो 5% है और जो समय है वो 3 है और बटे में क्या डालोगे 100। 2 जीरो से ऐसे 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी तो हमारा जो साधारण ब्याज है वो कितना आएगा 20 गुणा 3 पंजे 15, तो 15 दूनी कितना आएगा 15 दूनी कितना 30, तो ये कितना आया 300, ऑप्शन नंबर ए। 300 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 है, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम कोण को क्या कहा जाता है? 90 डिग्री से कोण अधिक हो और 180 डिग्री से कोण कैसा हो कम हो, तो उसे कौन सा कोण कहा जाएगा? सरल कोण, अधिक कोण, समकोण या न्यून कोण? तो जो 90 डिग्री से अधिक कोण होता है और 180 डिग्री से कम होता है उसे अधिक कोण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, -45 प्लस, ये ब्रैकेट में है, -45 प्लस 28 -13, तो इसका आंसर क्या आने वाला है? बोर्ड मास का ये क्वेश्चन है। माइनस के 45 प्लस के 28 और -13, तो सबसे पहले जो हमारे पास ये नेगेटिव वैल्यू है इसको ऐड कर देना है, माइनस के 45 और इसमें माइनस के 13 जोड़ देने हैं, तो 5 और 3 कितना होगा 8 और 4 और 1 कितना होगा 5। तो आपने ये बेसिक नियम पढ़ा होगा कि माइनस की जितनी भी संख्याएं होती है वो आपस में जुड़ जाती है, लेकिन जुड़ने के बाद साइन किसका रहता है? माइनस का। फिर उसमें से जो प्लस की वैल्यू है वो आपने घटा देनी है, तो जब आप 58 में से 28 घटाओगे तो 8 में से 8 गया तो 0 और 5 में से 2 गया तो कितना रहता है
3, तो बड़ी संख्या माइनस की है, इसलिए जो हमारा आंसर है वो -30 आने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38, 1728 का घनमूल क्या होगा? अब घनमूल क्या होता है कि ये 1728 आपने इस हिसाब से लिखा और इसके ऊपर क्या डाल दिया आपने, क्यूब रूट डाल दिया। अब इसको निकालने का तरीका क्या है, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता सकता हूं, लेकिन यहाँ पे आपको प्रोसेस में जरूर बताऊंगा। जो क्यूब रूट के अंदर है वो 3 जो डिजिट है वो छोड़ देते हैं, इकाई, दहाई और सैकड़ा वाले। अब जो वापस बचा, जैसे यहाँ पे 1 बचा है तो 1 लिखना है। अब आपने 1 का पता करना है कि जो ये 1 है वो किसके क्यूब में आता है। तो अगर हम बात करें 1 की, तो ये क्यूब आता है, जैसे 1 का क्यूब कितना होता है 1, और 2 का क्यूब कितना होता है 8। तो जो ये है हमारे पास 1, वो किसके बीच आता है, 1 और 2 के बीच, 1 के क्यूब के बीच और 2 के क्यूब के बीच। अब 1 और 2 में छोटा क्या है 1। अब लास्ट में इकाई अंक पता करना है कि जो इकाई अंक 8 है वो किस क्यूब का होता है। तो अगर आप 2 का क्यूब देखोगे तो वो 8 होता है, तो जो 8 है वो 2 का क्यूब का इकाई अंक है, तो हमारा जो आंसर है वो 12 आया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत होगा। जो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या है उनका आपने औसत निकालना है। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, 1, 2, 3, 4 और कहां तक निकालना है 20 तक। तो प्रथम 20 पे खत्म होगी। अब हमारा औसत क्या होता है, जहां पे अंतर समान हो, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे में 2। तो पहली संख्या 1 है, अंतिम संख्या 20 है और बटे में 2। तो 20 और 1 कितना होगा 21, 21 बटे 2, तो 21 किसका आधा होता है, अगर 21 की बात करें तो वो 10.5 का आधा होता है, तो 10.5 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, 96 और 144 का HCF क्या होगा? तो HCF के लिए हमने क्या कहा है, यहाँ पे 96 है, यहाँ पे 144 है। तो मैंने आपको एक बात समझाई है कि यहाँ पे हमेशा HCF में वो वैल्यू रखनी है जिससे दोनों संख्या एक साथ कटे। इकाई अंक सम संख्या है इसलिए हम 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 अठे 16, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, फिर 2 तिया 6 1 और 2 छिके 12। फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 18 दूनी 36। फिर 2 से करेंगे, 2 छिके 12 और 2 9 में 18। अब ये 2 से नहीं कटता एक साथ तो हम 3 से करेंगे। 3 का कितने बार, 3 दूना 6 और 3 तिया 9। अब इसके बाद संख्या इसको नहीं काटती है, इसलिए क्या करेंगे HCF के लिए, जब HCF निकालना है तो सारा इनटू कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिये, तो अगर 16 तिये करोगे तो 16 तिये 48 होता है, 16 तिये 48, 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और 16 तिये 48। तो जो 48 है वो राइट आंसर होने वाला है। बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, त्रिज्या मतलब रेडियस वो 7 सेंटीमीटर है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 20 सेंटीमीटर है। तो आयतन ज्ञात करें। अब बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन होता है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और जो त्रिज्या है वो 7 दी है, तो 7 का स्क्वायर यानी 7 गुना 7, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई 20 है। 7 से 7 कट गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे 20 सत्ते कर सकते हैं, लेकिन पहले क्या करेंगे, हम 22 गुना 7 करेंगे, 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, तो 154 होता है 22 सत्ते, और गुना क्या करेंगे 20 करेंगे। तो गुना 20 के लिए हम पहले 0 ऐड कर देंगे, उसके बाद 2 चौके कितना होगा, 2 चौके 8, फिर 2 पंजे 10 हासिल कितना 1, 2 एकम 2 और 1 3, तो कितना आया 30 80 आया। क्या 30 80 आंसर दिया है, यस।
30 80 कहाँ आएगा? ऑप्शन नंबर डी में। और ये आयतन है, तो आयतन हमेशा अगर ये यूनिट सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, ये मीटर में होती तो मीटर क्यूब होता, किलोमीटर होता तो किलोमीटर क्यूब होता। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, घनाभ 960 सेंटीमीटर क्यूब, यदि लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई क्या होगी? तो अगर घनाभ के आयतन की बात करें तो वो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये क्या है? घनाभ का आयतन है और आयतन दिया है, आयतन कितना है? 960 और लंबाई 12 है और जो चौड़ाई है वो 10 है और ऊंचाई हमने ज्ञात करनी है। आमने सामने कैंसिल आउट होता है तो 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है। फिर हम क्या करेंगे? इसको 6 से कैंसिल आउट कर दिया, 6 दूनी 12 और यहाँ पे 6 एकम 6 और छिका छिका 36, फिर 2 एकम 2 और 2 अठे 16, तो यहाँ पे h बचा है तो h कितना आया? 8 आया। 8 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 500 है और विक्रय मूल्य कितना है? 450 है, तो हानि प्रतिशत क्या होगी? अब आप देखो कि आपने कोई चीज क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 500 रुपए, यानी कोई चीज आपने 500 रुपए में खरीदी और जब उसको सेल करा, बेचा तो कितने? 450 में आपने उसको बेच दिया। तो अब ये बताए कि हानि कितने की हुई? आप बोलोगे कि 500 रुपए में खरीदा था, 450 में बेच दिया तो 50 की हानि हुई थी। अब लॉस परसेंटेज क्या है? लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी, तो लॉस हुआ 50 का गुणा 100 और जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है वो कितना है? 500। 0 से 0 काटेंगे, 5 एकम 5 और 10 पंजे 50 और 0 से 0 कटी तो कितना लॉस हुआ? में 10% का लॉस हुआ। 10% कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में। ए किसी कार्य को 24 दिन में करता है और बी 36 दिन में करता है, यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो आपने बोला कि जो ए है किसी काम को 24 दिन में करता है और जो बी है उसे कितने दिन में करता है? 36 दिन में। तो अगर इसका एलसीएम ले तो कितना आएगा? 72 आएगा। और जो एलसीएम है वो कुल काम होता है। एलसीएम क्या होता है? कुल काम। अब ऐसा क्वेश्चन में बहुत बार कर दिया। तो अगर देखें कि 24 का 72 में जो पहाड़ा है वो कितने बार जाएगा? 3 बार। और जो 36 का वो कितने बार जाएगा? 2 बार। जो यहाँ पे आया ये 1 दिन का काम आया। अब जो ए और बी को है वो टोटल कितना काम करना है? 72 काम करना है। और ये दोनों जो है वो मिलकर 1 दिन में 5 काम करते हैं, ये भी आपने ध्यान देना है क्योंकि 1 दिन का काम है कि जो ए है वो 1 दिन में 3 काम करता है और जो बी है वो 1 दिन में 2 काम करता है। अगर दोनों मिलकर कर रहे हैं तो 1 दिन में कितने काम करेंगे? 5 काम करेंगे और टोटल कितना है? 72 है। तो बट्टे में क्या डाल दिया? 5 डाल दिया। 5 एकम 5, यहाँ पे 5 एकम 5 कितने बचे? 2। 5 चौका 20, कितने वापस बचे? 2 बचे, कितना बना? 20 और 5 चौका 20 तो कितना आया? 14.4 दिन। अब ये 14.4 दिन कहाँ दिए गए हैं? ये ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। साइन क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? तो 90 डिग्री का मान 1/2 होगा, √3 होगा, 0 होगा या 1 होगा। तो जो साइन 90 डिग्री है वो 1 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर डी। अब क्या है कि यहाँ पे हमारे जो तर्क शक्ति है यानी रीजनिंग है, इसके क्वेश्चन शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? यदि रांची को दिल्ली कहा जाए, रांची को क्या कहा जाए? दिल्ली कहा जाए। दिल्ली को मुंबई कहा जाए, मुंबई को देहरादून कहा जाए, देहरादून को नागपुर कहा जाए एवं नागपुर को मेरठ कहा जाए, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है? जैसे इन्होंने पूछा है गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, तो सबसे पहले तो आपने ये ढूंढना है कि जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो कहां पे है। तो आप बोलोगे जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो कहां पे है? मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पे है? मुंबई में है।
अब हम मुंबई के पास जाएंगे कि मुंबई को क्या माना है, तो मुंबई को देहरादून माना है, इसलिए जो गेटवे ऑफ इंडिया होगा वो कहाँ होगा, देहरादून। ये बात आपने ध्यान देनी है, क्योंकि गेटवे ऑफ इंडिया तो मुंबई के अंदर है, लेकिन अब मुंबई को देहरादून माना गया है। मुंबई को क्या कहा गया, देहरादून, कि मुंबई ये मुंबई नहीं है, मुंबई क्या हो गया, देहरादून हो गया। इसलिए गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, लेकिन मुंबई क्या है, देहरादून है, इसलिए जो देहरादून है ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या अक्षर ज्ञात कीजिए। इसमें से आपने क्या करना है, जो विषम है यानी जो अलग है वो आपने छांटना है। अलग कैसे छांटोगे कि आर, टी और वी, इस पे आपने गिनती लिखनी है, ये 18 है, ये 20 है और ये 22 है। फिर उसके बाद सी, ई और जी, ये 3 है, ये 5 है और ये कितना है, 7 है। फिर एम, एन और ओ है, ये 13 है, ये 14 है और ये कितना है, 15। फिर उसके बाद जे, एल और एन, ये कितना है, 10 है, ये 12 है और ये कितना है, 14 है। तो आपने देखा कि 18 में 2 जुड़े, 18 प्लस 2 20 और 20 प्लस 2 22, फिर 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 2 14, लेकिन एम यहाँ 13 प्लस 1 14, 14 प्लस 1 15, इसमें एम, एन और ओ में प्लस 1 1 जुड़ रहा है, बाकी में प्लस 2 2 जुड़ रहे हैं, तो विषम छांटना था, ऑप्शन नंबर सी। नीचे दिए गए अंकों की सूची में कितने 8 ऐसे हैं जिनके आगे 6 आता है और उनके पहले 2 न आता हो। मतलब कि अगर जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ए कर दिया, ए से जो आगे है वो क्या होना चाहिए, 6, और इसके जो पहले है वो 2 नहीं होना चाहिए। अब आप इसको समझ चुके होंगे, और ये जो अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया, एग्जाम में आपको खुद आना चाहिए, कोई आपको ऐसे नहीं बताएगा, तो आपकी खुद की ये सेंस होनी चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में कि सबसे पहले 8 के ऊपर टारगेट करते हैं, क्योंकि इनने पूछा गया कि ऐसे कितने 8 है। तो इस श्रृंखला में हम 8 को पहचानेंगे, एक 8 इधर है, एक 8 इधर है, 8 ही ढूंढेंगे, हमारा काम सिर्फ 8 से है, यहां भी 8 है और यहां भी 8 है। अब आगे को क्या होना चाहिए, आगे को 6 होना चाहिए, और पहले का मतलब होता है जैसे यहाँ पे है, इससे पहले 2 नहीं होना चाहिए, 2 के अलावा कुछ भी हो चलेगा। अब यहां देखा हमने कि 8 के जो आगे है वो 2 है, तो हमें तो 6 चाहिए, यानी ये वाला 8 नहीं आएगा। इसके बाद दूसरा 8 देखा कि आगे कितना है, 6 है और पहले 1 है, तो हमें तो 2 नहीं चाहिए, 1 चलेगा, तो 1 जोड़ा ये हुआ। फिर उसके बाद इस 8 पे आते हैं, इसके जो आगे है वो 6 है बिल्कुल, और इसके पहले कितना है, 2 है, तो 2 तो नहीं चाहिए, इसके अलावा 2 के अलावा कुछ भी चलेगा, 2 नहीं चलेगा। फिर ये वाला 8 आया, इसके जो आगे है वो 6 है और पहले क्या है, 3 है, तो 3 तो चलेगा, 2 नहीं चलेगा। फिर इसके बाद इस 8 पे आए, इसके जो आगे है वो भी 6 है और पहले भी 6 है, तो हमें तो 2 नहीं चाहिए, बाकी सब चलेगा। तो कितने ऐसे जोड़े हुए, 3 ऐसे जोड़े हुए, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, यदि प्लस का अर्थ भाग है, अब यहाँ पे साइन नहीं आया तो भाग आपने करना है कि जो प्लस है उसका अर्थ क्या है, भाग है। माइनस का अर्थ प्लस है, जो माइनस है इसका अर्थ क्या है, प्लस है, यानी जो माइनस को है वो किस में बदलना है, प्लस में, और प्लस को भाग में बदलना है। अब आगे क्या बोला, अब ध्यान से सुनना है, प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ माइनस है, जो गुणा है इसका अर्थ क्या है, माइनस है, और जो भाग है, भाग का अर्थ क्या है, गुणा। अब हमने क्या करना है, 18 भाग 6 माइनस 27 प्लस 3 गुणा 12, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे कितना दिया है, 18। अब जो भाग है, भाग की जगह क्या डालना है, भाग को गुणा बोला है तो गुणा क्या डाल देंगे, 6। माइनस को, अब माइनस की जगह क्या डालना है, प्लस डाल देना है, 27,
और यहाँ पे प्लस है तो प्लस की जगह क्या डालना है, भाग 3, और गुना की जगह माइनस डालना है तो माइनस के 12। जो इक्वेशन है ये क्वेश्चन ने दी थी और इसके अकॉर्डिंग हमने साइन बदल देने थे तो इक्वेशन ये आई। तो अब क्या कर देंगे हम, इसको पहले भाग दे देंगे, 3 एकम 3 और 3 9 में 27, 18 छिके 18 5 90, 18 छिके 108 प्लस 9 माइनस के 12। अब इसको ऐड कर देंगे तो 108 में जब 9 जोड़ देंगे तो कितना होगा भाई, 117, और 117 में से 12 आपने माइनस कर देने हैं तो 7 में से जो 2 है, 7 में से 2 गए तो बचता है 5, 1 में से 1 गया तो 0, और यहाँ पे कितना आया 1, तो आंसर कितना है 105। 105 का है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन बी 105 इसका राइट आंसर होगा। अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, और ये एनालॉगी से है, सादृश्यता से है। इसको हमने सॉल्व करना है किस हिसाब से, y t o j x s n i डबल रेशो w r m h, इसको सॉल्व करना है। तो ये 25 पे है, ये 20 पे है, ये 15 पे है, और ये कितने पे है 10 पे, ये 24 पे, ये 19 पे, ये 14 पे, और ये 9 पे। तो यहाँ क्या हुआ, 25 माइनस 1 24, 20 माइनस 1 19, 15 माइनस 1 14, 10 माइनस 1, तो सब में जो सीरीज है वो माइनस माइनस की चली है। तो ये 23 है, 23 माइनस 1 करोगे तो 22, 22 मतलब v। ये 18 पे है, 18 में से 1 घटाओगे तो 18 में से 1 गया तो 17। ये m 13 पे, 13 में से 1 घटाओगे तो 12 आ जाएगा l, और h है 8 पे, 8 में से 1 घटाओगे तो 8 में से गए 7, 7 पे क्या है g, तो क्या आ जाएगा VQLG, VQLG ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चनों को हमने डिस्कस पूरी तरह से कर लिया है। कमेंट बॉक्स में आपने अपना स्कोर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।